हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 जिसका नाम है परमाणु संरचना। तो आइए परमाणु संरचना अध्याय 3 को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें विभिन्न आकार, अलग अलग आकार के, कोई गोलाकार, कोई आयताकार, कोई वर्गाकार, है ना, विभिन्न आकार, आकृति, रंग और बनावट वाली वस्तुएं दिखाई देती है। अगर हम चारों तरफ अपने देखें तो अलग अलग आकार के, अलग अलग आकृति के, अलग अलग द्रव्यमान के और अलग अलग बनावट की कई प्रकार की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, जो कि विभिन्न पदार्थों से बनी होती। बहुत अलग अलग पदार्थों से बनकर मिलकर बना होता है हर एक पदार्थ, है ना, अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना होती है सभी चीज़ें। जैसे कि मेज़ होता है, लकड़ी की कुर्सी होती है, प्लास्टिक की कुर्सी होती है ना, कुछ मूर्तियाँ होती हैं पत्थर की, तो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है ना, ये जो चीज़ें हैं हमारे आसपास की, वो पदार्थों से मिलकर बनती है। और पदार्थ जो होता है ना, चीज़ें क्या होती है, अलग अलग पदार्थ से मिलकर बनती है ना। और पदार्थ जो होता है, कोई भी पदार्थ हो, वो किससे मिलकर बनता है? कणों से, है ना, कणों से मिलकर पदार्थ बनता है। ठीक है। अब प्रश्न क्या उठता है कि आखिर ये कण कितने छोटे होते हैं? क्योंकि भाई हम तो चीज़ों को देखते हैं, अपने आसपास के पदार्थों को भी देखते हैं, पर उसके कण को हम लोग नहीं देख पाते। तो देख नहीं पाते मतलब वो छोटे होते हैं। अब हमें ये जानना है कि कितना छोटा होता है जो पदार्थ होता है वो, है ना। क्या करते हैं, जब हम एक गिलास पानी में 1-2 बूंद डिटॉल डालते हैं, है ना, एक गिलास, मान लो हम लोग पानी लिए, एक गिलास पानी, है ना। अब उसमें 1-2 बूंद क्या किए, हम लोग क्या डालें? डेटॉल। 1-2 बूंद हम लोग उसमें डेटॉल डालें। ठीक, ये डेटॉल इसमें मिल गया है जल में। ठीक, 1-2 बूंद जब हम लोग डेटॉल डालते हैं एक गिलास पानी में, तब पानी से क्या होता है, डेटॉल की गंध आने लग जाती है। इस पानी में हम लोगों को डेटॉल का गंध आने लग जाता है। और यदि हम उसमें और पानी डालते जाए, इसमें और पानी डालूँ, अगर मैं और पानी डाल दूँ और ज़्यादा इसको भर दूँ, तो भी कुछ न कुछ डेटॉल का गंध आता ही रहेगा, क्योंकि उसमें डेटॉल है ना। तो ऐसा क्यों होता है? इन्हीं सब रीजन्स के पीछे, इन्हीं सब कारणों को हम लोग जानेंगे इस अध्याय के माध्यम से। तो आइए हम लोग इसको समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। इन सभी चीज़ों को, पदार्थ की आकृति, रंग, बनावट, क्रियाएं, जैसा कि ये गंध निकला, इन सभी को जानने के लिए हमें क्या करते हैं? क्रियाकलाप करते हैं। क्या करते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। ये हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? 100 ml जल लेते हैं। सबसे पहला ये क्रियाकलाप में क्या करेंगे? जल लेते हैं। ठीक है, कितना? 100 ml जल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 100 ml हम लोग क्या करते हैं? जल लेते हैं। ठीक है। और इसमें ये जो जल है 100 ml जल, इसमें हम लोग क्या करते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल इसमें डाल देते हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल इसमें डाल देते हैं और फिर क्या करते हैं? घोल लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या किए, ये दूसरा हम लोग, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे? इसको घोल लिए। ये पोटेशियम परमैंगनेट और जल का एक घोल बन गया, ये घोल लिए। ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? 10 ml, ये जो घोल है इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, है ना, क्योंकि ये रंगीन हो जाता है, ये रंगीन हो जाता है। ठीक है, ये 100 ml जल लिए। अब देखो ये क्या रंगीन हो गया। जब पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल थे उसको हम लोग डाले और घोले जल में, तो रंगीन हमें घोल प्राप्त हुआ, है ना। और अगर इसमें का 10 ml, इसमें का 10 ml घोल जो है, एक और 90 ml जल वाले हैं ना, इसमें क्या है? 90 ml जल है, 90 ml जल है, उसमें मिलाते हैं।
90 ml जल में जब मिलाते हैं इसका 10 ml निकाल के जो रंगीन घोल है उसको, तो ये क्या हो जाता है, इसकी तुलना में कम रंगीन होता है, इसकी तुलना में कम रंगीन होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर जो ये वाला घोल है इसमें से 10 ml ये जो 90 ml जल है इसमें डालते हैं, तो इसकी तुलना में ये थोड़ा कम रंगीन है। फिर वही क्रिया यहाँ पर इसका 10 ml और इसमें डाल देते हैं, जो 90 ml जल है उसमें, फिर ये और कम रंगीन होता है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए जल तो रंगीन है ही, पर रंग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तनु घोल के रंग को देखने के लिए परख नली के पीछे सफ़ेद कागज़ रखकर देखिए, तुलना करने के लिए परख नली में। अब इसको अगर आपको स्पष्ट देखना है तो इसके पीछे सफ़ेद कागज़ रखकर हम देख सकते हैं ना। अब इस क्रियाकलाप ने हमने क्या किया, अवलोकन किया कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल बहुत अधिक मात्रा में रंगने के लिए पर्याप्त है। इसमें डाले तो बहुत अधिक रंगीन था। अब देखो 3, 4, 5 बार हम लोग कर लिए तब भी उसमें से रंग नहीं छूट रहा है, हालांकि रंग जो है कम होता जा रहा है। ठीक है, अब सोचो कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में कितने अधिक कण होंगे। ये 3 डाले उसमें ये पूरा 100 ml जल को रंगीन कर दिया, तो एक क्रिस्टल में कितने अधिक कण होंगे और वो कण कितना सूक्ष्म होगा, है ना। इस पर विचार करना है ना। अब क्या है कि वास्तव में ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि उस पदार्थ का इससे छोटा कण नहीं हो सकता। ये जो है जैसे कोई भी पदार्थ लिए, ये जैसे पोटेशियम परमैंगनेट एक क्रिस्टल लिए, उसका जो कण है उसको तो हम देख नहीं सकते, और उससे छोटा कण उससे छोटा पाया नहीं जाता है ना, उससे सूक्ष्म कण पाया नहीं जा सकता है ना, इससे सूक्ष्म और कोई। तो सूक्ष्म कण क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। प्रत्येक पदार्थ में 2 प्रकार का सूक्ष्म कण होता है ना, 2 प्रकार का सूक्ष्म कण होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना बहुत अच्छे से। परमाणु होता है एक तो, और दूसरा क्या होता है, अणु। 2 सूक्ष्म कण होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। पहला क्या है, परमाणु, और दूसरा जो है अणु। ठीक है, परमाणु क्या है, एक आधारभूत मतलब बुनियादी कण है, मतलब परमाणु से ही तो अणु बनता है, परमाणु सबसे छोटा है। ठीक है, परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं। परमाणु जो है, परमाणु जुड़कर क्या बनाते हैं, जितने भी मात्रा में हो 1, 2, 3 जितने भी परमाणु, यही तो मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। परमाणु और परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। ठीक, परमाणु और परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। सदियों से परमाणु को समझने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, परमाणु जो होता है सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, प्रत्येक पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। सदियों से इसको समझने का प्रयास किया जा रहा है। परमाणु की वर्तमान जो अवधारणा है, तब तक हम कैसे पहुँचे इसकी कहानी अब हम जानते हैं, पर है ना। तो इसको आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे मैं बताता हूँ। जो परमाणु हम लोग बोलते हैं ना, सबसे सूक्ष्म कण है। किसी भी पदार्थ में सबसे सूक्ष्म कण जो होता है परमाणु होता है। ठीक है, उसका इतिहास हम लोग जानते हैं। बहुत अच्छे से इसको समझाइए, समझिएगा, ये बहुत रुचिपूर्ण है। ठीक है, तो परमाणु को जानने के प्रयास की कहानी बहुत रोचक है। इसकी शुरुआत कब हुई? 500 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई। 500 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, 500 ईसा पूर्व में हमारी ये शुरुआत हुई परमाणु के बारे में जानने का। और किसने किया इसकी शुरुआत? भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद, है ना। महर्षि कणाद ने इसकी शुरुआत की। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद। देखिए, भारत से एक ये रसायन का विषय है ना, विज्ञान जो है। देखिए, भारत से महर्षि कणाद ने इसकी शुरुआत की थी। इसको तो हमको जानना ही चाहिए। कितने गर्व का विषय है हमारे भारतीयों के लिए कि इसकी खोज महर्षि कणाद जो भारतीय थे उन्होंने की, है ना। प्रतिपादित किया था। क्या प्रतिपादित किया था परमाणु के बारे में? यदि हम पदार्थ, है ना, यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे से छोटे कण प्राप्त हो जाएंगे, और अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, है ना। किसी भी पदार्थ को महर्षि कणाद क्या बोले? महर्षि कणाद बोले कोई भी पदार्थ है, अगर हम उसको विभाजित करते जाएं, एक पदार्थ है उसको 2 भाग में विभाजित किया,
फिर उसको क्या किए हम लोग 4 भागों में विभाजित कर दिए, है ना। और फिर इसको क्या किए 8 भागों में विभाजित कर दिए, है ना। इसको जैसे ऐसे विभाजित करते जाएं अगर हम लोग, तो एक समय ऐसा आता है कि इतना सूक्ष्म कण इसमें प्राप्त होता है कि उसको हम और विभाजित नहीं किया जा कर सकते। देखो इतना सूक्ष्म कण हो जाता है कि उसको और विभाजित हम लोग नहीं कर सकते, है ना। मतलब सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा, ठीक है। एक जो किसी भी पदार्थ को अगर हम विभाजित करते जाएं तो ऐसा सूक्ष्म कण हमें प्राप्त होगा कि उसे और विभाजित नहीं किया जा सकेगा। ये महर्षि कणाद ने इतना कहा था, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, ये जो है महर्षि कणाद ने कहा था, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। उसके बाद एक ग्रीक दर्शन शास्त्री, है ना, ल्यूसिपस। अब कौन थे? एक ग्रीक दर्शन शास्त्री ल्यूसिपस जी, है ना, ल्यूसिपस, ग्रीक दर्शन शास्त्री ल्यूसिपस, ठीक है, ल्यूसिपस। और उनके विद्यार्थी कौन? डेमोक्रिटस, है ना, डेमोक्रिटस। इनके विद्यार्थी थे कौन? डेमोक्रिटस। इन दोनों ने मिलकर डेमोक्रिटस, ठीक है, ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस, इन दोनों ने मिलकर बहुत सोचा इसके बारे में। महर्षि कणाद ने जो कहा था कि एक ऐसा समय आता है कि किसी पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसा कण प्राप्त होता है जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर पाते। तो इसके बारे में दोनों गुरु और शिष्य ने, उन दोनों ने सोचा, ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने, है ना। अगर क्या सोचा कि अगर किसी पदार्थ के टुकड़े करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती रहेगी कि उसे और अधिक टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, है ना। तो ये जो नहीं तोड़ा जा सकता और विभाजित नहीं किया जा सकता, है ना, तो डेमोक्रिटस ने उसे क्या कहा? एटमोस कहा। डेमोक्रिटस ने उसको क्या कहा? एटमोस कहा, है ना। जो लास्ट कण होता है किसी पदार्थ का जिसको विभाजित और नहीं कर सकते, उसको डेमोक्रिटस ने क्या कहा? एटमोस कहा, ठीक है, एटमोस कहा। अब एटमोस का मतलब क्या होता है? जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। एटमोस का मतलब क्या होता है? जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसको नहीं तोड़ सकते ना और विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए एटमोस नाम रख दिया, ठीक है, जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता। साथ ही यह भी कहा कि पूरी दुनिया इन्हीं से बनी हुई है। डेमोक्रिटस ने उस सूक्ष्मतम कण का नाम एटमोस रखा और ये बोला कि इस दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो इसी एटमोस से मिलकर बने होते हैं। प्रत्येक पदार्थ का कण होता है और पदार्थों से दुनिया बनी है, ठीक है। तो ये है, हम जानते हैं कि विज्ञान में केवल चिंतन मनन से काम नहीं चलता। विज्ञान में हम किसी भी चीज़ को बोल दें उसी से नहीं हो जाता, हमको उसको सिद्ध करके दिखाना पड़ता है प्रयोगों के द्वारा, है ना, तभी तो विज्ञान, ठीक है। तो आगे देखते हैं। उन्होंने जांचने के लिए विभिन्न प्रयोग, विश्लेषणों, तर्कों और आधारों की आवश्यकता होती है। चूँकि डेमोक्रिटस के पास कोई आधार नहीं था इसलिए उनका परमाणुवाद प्रचलित नहीं हुआ। डेमोक्रिटस के पास और कोई आधार ही नहीं था। उन्होंने भी महर्षि कणाद जैसा किया, लेकिन महर्षि कणाद ने उस छोटे कण का नाम नहीं दिया, केवल बता दिया कि एक पदार्थ को अगर विभाजित करते जाएं तो एक अवस्था ऐसा आएगा कि हम उसके कण को और विभाजित नहीं कर पाएंगे। डेमोक्रिटस ने केवल इतना इसमें किया कि उसने जो कण जो विभाजित नहीं हो रहा है उसका नाम एटमोस कर दिया, लेकिन प्रयोगों द्वारा वो सिद्ध नहीं कर पाया, ठीक है। तो उसका परमाणुवाद प्रचलित नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? ईसा पूर्व 306 में, उसके बाद ईसा पूर्व 306 में क्या हुआ आप देखते हैं। ईसा पूर्व 306 में एथेंस, है ना, एथेंस के इपिक्यूरस, एथेंस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इपिक्यूरस। एथेंस के वैज्ञानिक इपिक्यूरस, उन्होंने क्या कहा? अपनी किताब में लिखा कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो परमाणुओं से मिलकर बनी होती। इन्होंने बताया कि हमारे आसपास जितनी चीज़ें हैं वो परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। अब क्या हुआ? ल्यूक्रेशियस नाम का जो वैज्ञानिक थे, ल्यूक्रेशियस नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी
चीज़ों की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ थिंग्स नामक कविता में परमाणु संबंधी बात कही। चीज़ों की प्रकृति, है ना। उन्होंने एक किताब लिखा, क्या, नेचर ऑफ थिंग्स, एक कविता था। उस किताब, वो कविता वाली किताब थी, उसमें इन्होंने परमाणु का वर्णन किया, है ना। इस मत को 18वीं शताब्दी में रसायन शास्त्र की नई तकनीकी के विकास के कारण बदल दिया गया। अब 18वीं शताब्दी में जब नई तकनीक विकसित हुई तो नेचर ऑफ थिंग्स जो था, जो किताब जिसमें परमाणु के बारे में बात कही गई थी, उसका अध्ययन शुरू किया गया। और आप लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। पिछले पाठ में हमने पढ़ा पदार्थ प्रकृति में व्यवहार, दूसरा पाठ है ना, जिसका मैंने कल प्रश्न उत्तर कराया। अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा होगा तो पूरा देख लीजिएगा। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में कि द्रव्यमान कम नहीं होता। जब अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया, तो अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान होता है उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हुआ, है ना, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। उसी प्रकार वर्ष 1799 में प्राउस्ट का स्थिर अनुपात का नियम आया। क्या आया? प्राउस्ट का। कब आया? प्राउस्ट का स्थिर अनुपात का नियम। प्राउस्ट का स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, प्राउस्ट का स्थिर अनुपात का नियम आया। कब आया था? 1799 में आया था। अब इसमें इन्होंने क्या कहा था? जिसके अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक तत्वों से ही मिलकर बना होता है। इसमें उन्होंने क्या कहा था? प्राउस्ट ने 1799 में स्थिर अनुपात का नियम दिया, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि हम लोग प्रत्येक यौगिक जो है वो तत्व से मिलकर बना होता है। हम लोग पढ़े थे ना पदार्थ, पिछला जो पार्ट था उसमें क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। एक तो मिश्रण और शुद्ध पदार्थ, 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक तो मिश्रण होते हैं, एक 2 प्रकार का पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आता है और शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक। तो यौगिक जो होता है उसके बारे में क्या कहा कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक तत्वों से मिलकर बना होता है, ये बात उन्होंने कहा। और इन रासायनिक यौगिकों में भारानुसार तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है। पढ़े थे ना कि यौगिक में उसके अवयव निश्चित अनुपात में होते हैं, तो वही बोल रहा है कि यौगिक में तत्व जो है निश्चित अनुपात में होते हैं। इस नियम को कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देखा है एवं विभिन्न यौगिकों के बनने को समझा और परखा, है ना। इसको बहुत से वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च किया और समझा। इन नियमों की व्याख्या करने के लिए मिले जुले प्रयासों ने परमाणुओं को समझने में बड़ी मदद की। प्राउस्ट ने जो स्थिर अनुपात का नियम दिया 1799 में, वो परमाणु को समझने में बहुत मददगार साबित हुआ। ब्रिटेन के एक स्कूल में अध्यापक, है ना, अध्यापक थे और वैज्ञानिक भी थे वो, है ना। ब्रिटेन के एक स्कूल में अध्यापक थे और वैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्या था? जॉन डाल्टन। इसको याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है विज्ञान की दुनिया का। जॉन डाल्टन वैज्ञानिक, है ना, जॉन डाल्टन, है ना, ने यह बताया कि ये सारे प्रायोगिक नियम सही हैं। और सही क्यों है ये भी उन्होंने बताया, कारण बताया कि ये तो एक तो सही है बताया, और सही क्यों है उसका कारण भी उन्होंने बताया कि उन्होंने जॉन डाल्टन, वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने, ठीक है। और इन नियमों की व्याख्या करने के लिए उन्होंने क्या किया? परमाणु सिद्धांत दिया। जॉन डाल्टन ने क्या किया? परमाणु सिद्धांत दिया, ठीक है। परमाणु सिद्धांत दिया जॉन डाल्टन ने, परमाणु सिद्धांत दिया जॉन डाल्टन ने, ठीक। अब आगे देखिए, ठीक है। डाल्टन ने अपने प्रयास को 1808 में किताब के रूप में प्रकाशित किया। अब जो इन्होंने प्रयोग किए थे उन्होंने 1808 में उसको प्रकाशित किया एक पुस्तक में, है ना। डाल्टन सिद्धांत की विवेचना निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। परमाणु के बारे में उन्होंने क्या कहा डाल्टन ने? देखिए, पहला पॉइंट क्या बोला? सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। डाल्टन सिद्धांत क्या बोलता है कि सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। सभी पदार्थ परमाणुओं
से बने होते हैं। ठीक है, ये पहला बात कहा। सभी पदार्थ जो होते हैं दुनिया में, जितना भी पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। पहला चीज़ ये बोला। दूसरा क्या बोला? परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में दूसरी बात क्या कही? परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है। जैसे महर्षि कणाद ने बताया था, डेमोक्रिटस ने बताया था कि अंत में एक ऐसा कण प्राप्त होता है जिसको विभाजित नहीं कर सकते, वही तो परमाणु है, वही तो परमाणु। उसी के बारे में इन्होंने भी कहा कि परमाणु अविभाज्य और सूक्ष्मतम कण होते हैं, है ना। परमाणु एक तो अविभाज्य होता है और क्या होता है? सूक्ष्मतम कण होता है। सूक्ष्मतम कण होता है, सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनता है और न ही उसका विनाश होता है ना। परमाणु न बनता है न विनाश होता है, बस वो तो एक यौगिक से दूसरे यौगिक, है ना, उसमें चले जाता है या दूसरे तत्व से क्रिया कर लेता है, इतना होता है। पर न तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु बनता है न उसका विनाश होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोला जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में? ये बहुत ध्यान से, क्योंकि ये प्रश्न उत्तर में भी आएगा और पेपर में भी इम्पॉर्टेंट है। अगले साल आप 10th में रहेंगे तब भी आपको इसको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए अभी से पढ़ लो। तीसरा क्या है? किसी एक तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ठीक, ये बोला तीसरा पॉइंट उन्होंने। चौथा बोला अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण अलग अलग होता है। तत्व का परमाणु अलग, एक ही तत्व है तो उसके परमाणु के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, और अलग अलग तत्वों के परमाणु हो तो उसके रासायनिक गुणधर्म समान नहीं होते। चौथा पॉइंट ये बोला। पांचवा पॉइंट क्या बोला? चौथा पॉइंट जस्ट इसके विपरीत है। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है जस्ट इसके विपरीत। जैसे कि समान तत्व में परमाणु के रासायनिक गुणधर्म समान हो तो समान न हो तो गुणधर्म भी समान नहीं होते अलग अलग तत्वों के, है ना। तो अब पांचवा क्या है? अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, है ना। अलग अलग अनुपात में यौगिक बनाते हैं, अलग अलग अनुपात में ये जो परमाणु होते हैं यौगिक बनाते हैं। ठीक है, यौगिक बनाते हैं, है ना। छठवां और लास्ट पॉइंट था इनका जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। परमाणु की संख्या और उसका प्रकार निश्चित होता है। संख्या, प्रकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, परमाणु की संख्या और प्रकार निश्चित होता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा इतिहास परमाणुओं के बारे में। आधुनिक जो है जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है ना, तो इस प्रकार जो है परमाणु की खोज हुई है, मतलब परमाणु के बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, तो अब इसके आगे देखिए टॉपिक चेंज करता हूँ मैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन का गुणित अनुपात नियम, है ना। डाल्टन का गुणित अनुपात नियम हम लोग जानते हैं। है ना, डाल्टन का गुणित अनुपात नियम। डाल्टन का गुणित अनुपात नियम। डाल्टन का गुणित अनुपात नियम देखिए क्या था। डाल्टन ने देखा 3 ग्राम कार्बन 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है।
3 ग्राम क्या था, कार्बन और प्लस 4 ग्राम ऑक्सीजन, 4 ग्राम ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, दोनों मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, इसी प्रकार 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। तो इन दोनों चीज़ों को देखा डाल्टन ने कि 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और क्या होता है, 8 ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम ऑक्सीजन का दुगुना है ना। 8 ग्राम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 ग्राम, तो 8 ग्राम दुगुना हुआ ना 4 ग्राम ऑक्सीजन का। इस तरह जब भी डाल्टन ने तत्वों के संयोग को विभिन्न अनुपातों में देखा तो पाया कि इनमें एक सरल गुणित अनुपात दिखता है। ये दोनों में देखिए, दोनों में क्या है, सरल गुणित अनुपात है। अनुपात, सरल गुणित अनुपात है ना, देखो डबल है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में 4 ग्राम ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड में 8 ग्राम ऑक्सीजन है ना। ठीक है, अर्थात हर बार परमाणु क्या है, अविभाज्य है। हर बार इसमें परमाणु अविभाज्य है। इसे उन्होंने बाद में गुणित अनुपात नियम के रूप में प्रकाशित किया। इस बात को उन्होंने गुणित अनुपात के नियम के रूप में प्रकाशित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, जैसे उपयुक्त उदाहरण में स्पष्ट है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर 2 प्रकार का यौगिक बनाता है, तो पहला कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और यहाँ ऑक्सीजन का द्रव्यमान 4 और 8 ग्राम है, जो कार्बन के निश्चित द्रव्यमान, देखो कार्बन तो निश्चित है, दोनों में 3 ग्राम, पर ऑक्सीजन जो है 4 और 8 है, के साथ संयुक्त होते हैं। मतलब सरल अनुपात क्या है, 4:8। इसमें 4:8 के अनुपात में है ना, देखो इसमें 4 और 8 का एक सरल अनुपात है। मतलब इसमें 4 ग्राम है, इसमें 8 ग्राम है। कार्बन तो उतना ही है, दोनों में 3-3 ग्राम, तो ये हुआ ना 4 और 8। इसको अगर 1:2 भी बोल सकते हैं, 1:2 के अनुपात में है कि नहीं। तो इसी को डाल्टन ने गुणित अनुपात का नियम कहा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या परमाणु अविभाज्य है। अभी तक पढ़ रहे थे ना, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं परमाणु, क्या परमाणु अविभाज्य है ना। क्या परमाणु मतलब विभाजन नहीं किया जा सकता क्या परमाणु का, क्या परमाणु अविभाज्य है। पढ़ रहे थे ना अभी, महर्षि कणाद ने बताया और जॉन डाल्टन ने बताया कि और है ना विभाजित नहीं कर सकते। तो देखते हैं परमाणु अविभाज्य परमाणु के विचार के साथ रसायन शास्त्री सारे नियमों और सिद्धांतों की व्याख्या कर पा रहे थे, है ना, और अभिक्रियाओं को समझ भी पा रहे थे। जब जॉन डाल्टन ने नियम बनाया परमाणु का तो वो समझ रहे थे वैज्ञानिक लोग और अच्छे से रासायनिक क्रियाओं को जान रहे थे, लेकिन यह मान्यता ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई। यह मान्यता ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाई, है ना, क्योंकि पदार्थ की प्रकृति को समझने के लिए और कई प्रयास किए जा रहे थे जो परमाणुवाद को नई दिशा की ओर ले गए। एक तरफ जहाँ परमाणु को लेकर अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गैसों की चालकता पर भी विभिन्न प्रयोग किए जा रहे थे। इसी क्रम में ब्रिटिश भौतिक शास्त्री कौन, जे थॉमसन, इस नाम को बड़े ध्यान से याद रखना ना, जे थॉमसन, क्योंकि ये जे थॉमसन 9th 10th में तो रहेगा ही, 11th 12th में साइंस लोगे तब भी रहेगा, और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जे थॉमसन का नाम आते रहेगा। साइंस में अगर आप देखोगे तो जे थॉमसन। और कौन, ये जो परमाणु था उसको विभाजित किया जा सकता है कि नहीं, उसको समझने में जे थॉमसन और कौन था, गोल्डस्टीन, जर्मन वैज्ञानिक गोल्डस्टीन, है ना, गोल्डस्टीन। इन दोनों ने बहुत सहायता की, प्रमुख योगदान रहा इन लोग का, है ना। यह देखा गया कि जब कम दाब पर गैस से भरी नली में विद्युत प्रवाहित की जाती है, कैथोड ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन से एक चमकीली किरण निकलती है जो गोल्डस्टीन में कैथोड किरण
कहा, है ना। गोल्डस्टीन ने उसको कैथोड किरण कहा। बाद में इस प्रयोग में कई बार अलग अलग स्थितियों में किया गया। शुस्टर नाम के वैज्ञानिक ने कैथोड किरण के मार्ग में दोनों एक धात्विक प्लेट, है ना, शुस्टर नाम का जो वैज्ञानिक था, शुस्टर नाम का जो वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या किया, कैथोड किरण के मार्ग में दोनों ओर एक एक धात्विक प्लेट कैथोड तथा एनोड लगाई, है ना, और उन दोनों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया। उन्होंने देखा कि जब कैथोड किरणें इन प्लेटों से के बीच से गुजरती है तब धनात्मक प्लेटें अर्थात एनोड धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर मुड़ जाती है। इस तरह से निश्चित हो गया कैथोड किरण ऋणावेशित कणों से बनती है ना। तो ये है, ये क्या किए इन्होंने, एक तरफ कैथोड रखा, एक तरफ क्या रखा, कैथोड। शुस्टर ने क्या किया, एक तरफ कैथोड रखा, एक तरफ एनोड रखा, एक तरफ कैथोड रखा, एक तरफ एनोड रखा। अब एनोड जो है धनात्मक होता है, इसको ध्यान रखना है, एनोड जो है धनात्मक होता है। कैथोड से जब किरण निकला, कैथोड से जब कैथोड किरण निकला तो वो कहाँ गया, सीधे एनोड की ओर चले गया। जब यहाँ से किरण निकला तो ये न इधर गया न इधर गया न इधर गया, किसी दिशा में नहीं गया, जिधर एनोड था कैथोड किरण उधर ही गया। उसका मतलब क्या हुआ, धन की ओर कौन आकर्षित होगा, ऋण होगा, वही तो आकर्षित होगा। तो इससे क्या पता चला कि कैथोड किरण ऋणात्मक होता है, कैथोड किरण ऋणात्मक होता है, कैथोड भी ऋणात्मक होता है, ये उन्होंने बताया, है ना। आगे जाकर क्या किया, जो जे थॉमसन थे, सर जे थॉमसन ने ऋण आवेशित कणों, ये जो ऋण आवेशित कण थे कैथोड, है ना, और आवेश दोनों की गणना की और देखा कि कैथोड चाहे किसी भी पदार्थ का बना हो, उससे निकलने वाली कैथोड किरण के कणों की प्रकृति एक जैसी ही रहती है। किसी भी पदार्थ का बना कैथोड हो, उन्होंने इस कण को इलेक्ट्रॉन कहा जिस पर ऋण आवेश होता है ना। ऐसे कणों को उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा जिस पर क्या है, ऋण आवेश हो, सर जे थॉमसन ने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, है ना, इलेक्ट्रॉन का, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रत्येक तत्व के परमाणु का एक अपरमाणु कण है, मतलब ये प्रत्येक परमाणु में होता है। कैथोड जो है प्रत्येक परमाणु में होता है। इस तरह लंबे से चले आ रही मान्यता परमाणु अविभाज्यता को थॉमसन ने चुनौती दे दी। अब परमाणु तो अलग नहीं हो सकता, ये हमें पता चला था। जॉन डाल्टन, महर्षि कणाद वगैरह जो भी वैज्ञानिक हम लोगों ने पढ़ा, तो उन्होंने कहा था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। पर जे थॉमसन ने खोज के दिखा दिया कि परमाणु में एक और ऋण आवेशित कण होता है जिनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया, है ना। जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिक शास्त्र में 1906 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। जे थॉमसन को 1906 में इसके लिए क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसको भी ध्यान रखें, जनरल नॉलेज की चीज़ें, ठीक है। नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया, ठीक है। ये हुआ इलेक्ट्रॉन, मतलब परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता बोले थे ना हम, लेकिन परमाणु में एक कण खोज लिया इन्होंने जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन, जो क्या था, ऋण आवेशित था, ऋणात्मक था। जहाँ एक और कैथोड किरण की खोज हुई है ना, एक कैथोड किरण की खोज हुई ना, वहीं 1886 में गोल्डस्टीन ने धनावेशित किरणों की खोज की। इसी प्रकार ये जो गोल्डस्टीन है, उन्होंने धनावेशित किरणों की खोज कर दी। गोल्डस्टीन ने धनावेशित किरणों की खोज की, कब, 1886 में, ठीक है, खोज किया। और जिसे उन्होंने एनोड या केनाल किरण कहा, जिसको उन्होंने क्या कहा, एनोड, धनात्मक जो था ना उसको एनोड या केनाल किरण भी कहा, जो क्या था, धनात्मक था, ठीक है। और कैथोड क्या है अपना, ऋणात्मक है, ठीक है। गोल्डस्टीन के प्रयोग के आधारित अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि ये केनाल किरणें धनावेशित कणों से बनी होती, उनकी प्रकृति के आंतरिक ट्यूब में भरी गैस पर निर्भर करती। गोल्डस्टीन ने यह देखा कि प्राप्त एनोड किरण का आवेश और द्रव्यमान लगभग अलग अलग था। इससे निष्कर्ष निकला कि यह ट्यूब भारी गैसों में आयनीकरण से उत्पन्न हो रही थी।
इस तरह केनाल किरण की खोज से परमाणु की उदासीन प्रकृति की व्याख्या हुई, अर्थात परमाणु में धनावेशित और ऋणावेशित भाग होते हैं। अब देखो धनावेशित भाग की खोज कर दी सर जे थॉमसन ने परमाणु के अंदर, सर जे थॉमसन ने ऋणात्मक भाग की खोज कर दी, जिसको क्या बोले हम लोग, इलेक्ट्रॉन बोला। परमाणु में एक कण मिला। गोल्डस्टीन ने दूसरे कण की खोज की जो धनावेशित था, तो 2 कण यहाँ पर हम लोग को मिल गए। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि जो परमाणु है उसमें धनात्मक भी है ऋणात्मक भी है, धन ऋण दोनों, मतलब परमाणु तो उदासीन प्रकृति का हो गया, है ना। अब देखो इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो ये जो धनावेशित कण था इसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। अभी तक क्या बोल रहे थे कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, पर परमाणु में सर जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, सर जे थॉमसन ने खोज की ना, याद रखना। और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की, जो क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, अब देखो बढ़ गया ना, नहीं बढ़ पा रहा था परमाणु वो। ठीक है, तो ये बात है। तो इससे क्या पता चला कि ये उदासीन होता है, तो इसमें कौन क्या कण क्या ले लेते हैं, न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन, जो कि क्या होता है, उदासीन होता है। तो ये देखो परमाणु में 3 कण मिले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का हम लोग परमाणु मॉडल, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं थॉमसन का। इसका आप लोग पॉज कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखिए तो थॉमसन का परमाणु मॉडल देखते हैं। क्या था थॉमसन का परमाणु मॉडल? थॉमसन का परमाणु मॉडल, हम देखते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था। सर जे थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार परमाणु में धन आवेश का बादल सा रहता है। परमाणु में क्या रहता है? धन आवेश का बादल। मतलब ये परमाणु है मान लीजिए, तो इसके ऊपर धन आवेश का बादल, मतलब इसके ऊपर धन आवेश इधर से उधर चलते रहते हैं ना परमाणु के आसपास। ठीक है, और ऋण आवेशित कण इस बादल में यहाँ वहाँ धंसे होते हैं। अब इन्हीं के बीच में कहीं कहीं पर ऋण आवेशित कण होते हैं, इन्हीं बादलों के बीच में। ठीक है, तो ये हुआ। इस परमाणु संरचना मॉडल को तरबूज के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। देखो तरबूज के उदाहरण द्वारा कैसे समझ सकते हैं, जिसमें तरबूज का पूरा लाल हिस्सा धनावेश का फैलाव है और काले बीज ऋणावेशित कण। ठीक है, ये जो है मान लीजिए तरबूज को काटें तो ये पूरा लाल हिस्सा हो गया। तो ये जितना भी लाल हिस्सा है, जितना भी लाल हिस्सा रहेगा तरबूज का, उसको वो क्या रहेगा अपना धनात्मक गोला रहेगा, है ना। मतलब पूरा धनात्मक ही है तो इसको धनात्मक गोला बोल देते हैं, धनात्मक गोला। तरबूज के उदाहरण से समझो, तरबूज में बीज होते हैं ना, बीच बीच में बीज होते हैं, बीच बीच में तरबूज को काटते हैं तो लाल होता है, उसमें बीच बीच में बीज होते हैं ना। तो इसी प्रकार ये परमाणु भी है। परमाणु भी क्या होता है, जितना भी लाल है, परमाणु में भी ऐसा होता है कि जितना भी लाल है वो धनात्मक, और जितने भी ये हैं वो क्या है, ऋणात्मक, है ना। या इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये पढ़े ना सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, जो ऋणात्मक होता है, तो इलेक्ट्रॉन उनके बीच में होते हैं। तो यही है परमाणु क्या होता है, परमाणु में धनात्मक या धन आवेशों का बादल होता है, जिनके बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऋण आवेश होते हैं। ठीक है, तो यही है, तरबूज का पूरा लाल हिस्सा धनावेश का फैलाव है और काले बीज ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। परमाणु में ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु में अद्वितीय रूप से उदासीन होता है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो धनात्मक और ऋणात्मक हिस्से समान होते हैं, मतलब दोनों बराबर है, मतलब वो उदासीन हो जाता है।
है ना, परमाणु जो है उदासीन हो जाता है वैद्युत रूप से। परमाणुवाद सन 1908 से 1913 के बीच नए नए प्रयोगों और विभिन्न तर्कों के आधार पर बदलता गया। आइए देखते हैं कि प्रयोग के ये प्रयास कौन कौन से। तो ये था जो पढ़े थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल, इसके अनुसार क्या होता है, एक जो परमाणु होता है वो तरबूज के समान होता है, जिसमें तरबूज का लाल हिस्सा धनात्मक क्षेत्र तथा उसमें उपस्थित बीज इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, यह था थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब आइए देखते हैं क्या, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का परमाणुवाद, है ना। तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। कौन सा टॉपिक का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अल्फा कण प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और रदरफोर्ड का परमाणुवाद, और रदरफोर्ड का परमाणुवाद। ठीक है, इसको हम लोग कल की सुबह 8 बजे पढ़ेंगे। डेली सुबह 8 बजे हमारा क्लास होता है ना। कल हम इस टॉपिक को आगे देखेंगे, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक, और लाइक का बटन दबाकर अपना अटेंडेंस हमें दे दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।